गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये ESZA का एक न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया। इसका नाम है ES Zone एकेडमी, जिस नाम से आपका ऐप भी है। इस चैनल पे एक नया सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, ताकि उनसे कुछ सीखने को मिले। जो तैयारी करने के फॉर्म में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, उन लोगों के लिए। और इस पहले एपिसोड में मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल का एक स्टूडेंट है, नीरज जोशी, उनसे आपको इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, सिविल ब्रांच के हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक DDA में 5th आया है। ऑल इंडिया रैंक, जहां की बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ होते हैं। और SSC JEE CPWD में 39 रैंक है। ठीक है, कांग्रेचुलेसन नीरज, आपको इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे ESZA और ESZA की टीम की तरफ से। धन्यवाद सर। पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और धन्यवाद सभी टीम मेंबर का जो इस टीम के पीछे है, जो इसमें हेल्प कर रहे होंगे कि मैं सबको बता सकूं। और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल से मैंने डिप्लोमा किया था 2017 में। उसके बाद मैं यहाँ 2017 में कोचिंग डिप्लोमा करने के बाद कोचिंग करने देहरादून आया था। उसमें मैंने कई सारी कोचिंग देखने के बाद ESZ जो हमारी एकेडमी है, इसको ज्वाइन किया था। उसके वहाँ से मैंने ये अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टार्ट की। नीरज, आप मुझे ये बताएं, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम निकालने के लिए किस तरह से उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह का उसका प्रिपरेशन होना चाहिए? सर, एग्ज़ाम के लिए अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो पहले तो देखना पड़ेगा किस एग्ज़ाम के लिए कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड्स का, तो कोई एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम उठा लीजिए। जैसे कि टेक्निकल में SSC JEE को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आप SSC JEE के लिए स्ट्रेटजी लेके चलते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके आसपास जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे DDA JEE हो, DMRC हो, या स्टेट AE JEE हो, ये सारे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं अगर आप SSC JEE को टारगेट लेके चलते हैं तो। ओके नीरज, फिर आप हमें ये बताएं, जो बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, SSC JEE निकालने या कोई भी अदर JEE का एग्ज़ाम निकालने के लिए एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या ऐसा कोई है जो? सर, अगर रही बात पढ़ने की, इफेक्टिव आवर्स की बात कहूँ कि अगर आप SSC JEE को लेके चलते हैं, उसके पैटर्न को लेके चलते हैं कि जैसे प्री में मेन आपका 100 नंबर का टेक्निकल आता है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की GS आती है। तो प्रिपरेशन आपने जिस दिन से स्टार्ट की है, तो 3 to 4 आवर आप टेक्निकल को दीजिए इफेक्टिव, और 1 आवर आप रीजनिंग को दीजिए प्रैक्टिस के लिए, और 1 आवर आपका नॉन टेक रहना चाहिए। तो 5 to 6 आवर इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। ये SSC के लिए नहीं है, कोई भी एग्जाम हो जो भी आपको क्लियर करना है, अगर 5 to 6 आवर एक एग्जाम के लिए देते हैं इफेक्टिवली, तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप उसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। 5 to 6 आवर इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ओके नीरज, जब आप तैयारी शुरू किए थे उस समय आप JEE के अलावा भी कोई एग्जाम देते थे? JEE के अलावा भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे क्या? सर नहीं, मैं जब आया था तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव केवल एक SSC JEE का ही था। मैंने जो तैयारी की पैटर्न रखा और जो स्ट्रेटजी रखी थी, वो केवल और केवल SSC के लिए रखी थी। तो SSC की हेल्प से ही जितने भी अदर एग्जाम आए मैं उन्हें क्लियर कर सका, क्योंकि हर एग्जाम में जो भी आप टेक्निकल एग्जाम देते हैं 80% सिलेबस लगभग सेम होता है, क्योंकि उसमें टेक्निकल तो आना ही है। टेक्निकल आप अच्छे से अगर SSC के हिसाब से पढ़ लेते हैं एक बार, तो अदर कोई भी एग्जाम हो उनमें अगर 10 से 20% आपका सिलेबस में डिफरेंस है, तो आप उसे तब भी प्रिपेयर कर सकते हैं जब वो एग्जाम होने वाला है, और 1 से 2 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। मिनिमम तो इतना मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका टाइम दिया जाएगा, तो 1 से 2 महीने मिल जाते हैं, उसमें आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए आप उसके लिए तो बाद में आपको टाइम मिल जाएगा। आप एक बार टेक्निकल को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिए, तो कोई भी एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो सकता है। अच्छा, नीरज का कहना है जो आप तैयारी करें, कोई भी नोटिफिकेशन निकलने से पहले आपका तैयारी टेक्निकल का कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी चेंजेस होते हैं उनके लिए आपके पास सफिशिएंट 2 से 3 महीने होते हैं एग्जाम नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में, तो वो हो जाता है। ठीक है नीरज, आप ये बताएं, जो क्या कहते हैं, जब तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो बहुत परेशानियां होती हैं। कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, मन विचलित हो जाते हैं, कभी मन करता है छोड़ दे तैयारी, अगर किसी एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हो पाया, बाहर हो गए, तो उन एस्पिरेंट को आप क्या कहना चाहते हैं?
सर ये तो सर कि छोड़ देते हैं या मन नहीं लग रहा है, ये तो कॉमन क्वेश्चन, ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। पर अगर देखा जाए कि छोड़ने से क्या फायदा होगा, तो मुझे तो लगता है नहीं कोई फायदा दिखता है। आप एक प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे, उसके बाद यही कहेंगे काश मैं तैयारी ही कर लेता। तो इससे कोई फायदा नहीं है, छोड़ना तो कभी ऑप्शन रहा ही नहीं कि आप छोड़े, क्योंकि आपने कभी भी आप तैयारी करते हैं कुछ टाइम तो दे चुके होते हैं। अगर आप उतना ही टाइम और देते तो शायद एग्जाम क्लियर ही हो जाए। तो अगर आप एक बार तैयारी करने बैठते हैं आराम से, सफिशिएंट टाइम लेके, मानिए कि हाँ इतना टाइम लगेगा, जो भी क्योंकि इंसान को पता होता है मेरे को कहाँ से पढ़ना है, किस लेवल से पढ़ना है, उतना टाइम लेके चलिए और आराम से शांत दिमाग से रोज टाइम दीजिए। अगर आप अननेसेसरी सोचेंगे होगा या नहीं होगा, वो केवल आपका बर्डन ही बढ़ाएगा और आपको मुश्किलात में ही लाएगा। आप शांत दिमाग से जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और क्विट करने का सबका मन में ख्याल आता है, पर जो नहीं इस ख्याल को लाता है, जो इसको ओवरकम करता है, एग्जाम भी वही क्लियर करता है। ओके नीरज, आप ये बताइए क्या कहते हैं जीएस और रीजनिंग का क्या रोल है किसी भी एग्जाम जेई का निकालने के लिए, जैसे जहां जहां जीएस और रीजनिंग पूछा जाता है? सर अगर जीएस की बात की जाए और रीजनिंग की बात की जाए, एसएससी में, प्री में और अदर एग्जाम भी ले, तो ये की रोल तो मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंट सिलेबस है टेक्निकल के अलावा, इनका ही होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उनमें तो खासकर होता है, क्योंकि अगर आप एसएससी की बात लेके चले प्री में, तो 100 नंबर का टेक्निकल आता है और 100 नंबर का नॉन टेक आता है, जिसमें 50 रीजनिंग है, 50 जीएस है। तो जो टेक्निकल है वो तो हर किसी ने पढ़ा है ना, तो उसमें तो हर कोई लगभग सेम मार्क्स ही लेके आता है। कोई 70 ले आएगा, कोई 60 ले आएगा, कोई 80 ले आएगा, इसी के बीच वेरी करेगा जिसने तैयारी की है। पर जो रीजनिंग है और आपको जीएस है, ये की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है वो जीएस में 0 नंबर लेके भी आएगा, और जिसने अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है वो 20-25 नंबर ले आएगा। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है थोड़ा ही पढ़ने में। अगर आप थोड़ा भी कंपेरेटिवली पढ़ते हैं तो मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए की रोल प्ले करता है। अगर आप जीएस को पढ़ें, डेली 1 आवर दें, तो आप और लोगों से वैसे ही आगे खड़े होंगे 10 से 15 नंबर, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने ये सोच के रखा है कि मैं बाद में पढ़ूंगा, जिस दिन एग्जाम आएगा तब पढ़ूंगा, तो उनसे वैसे ही आगे हैं अगर आप डेली पहले दिन से 1 घंटा जीएस को देके चलते हैं। और रीजनिंग तो हमेशा से ही रहा है। रीजनिंग तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मेरे हिसाब से जिस टेक्निकल का हो जिसमें रीजनिंग ना आए। तो रीजनिंग तो आपको करनी ही होती है, अच्छे नंबर भी लाने होते हैं, तभी आप एग्जाम में उसे क्लियर कर पाएंगे। ओके, हाँ 2 घंटे के एग्जाम में 200 क्वेश्चन भी होते हैं और उसमें 0.36 मिनट सेकेंड लगता है आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। और इस बार से एसएससी पैटर्न भी चेंज कर दिया है। एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया और सब्जेक्टिव को चेंज करके ऑब्जेक्टिव बना दिया पेपर 2 को। तो क्या इसमें अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव ही पढ़ के चल जाए, वन लाइनर ही पढ़ के चल जाए, तो क्या वो सफलता पा सकता है? सर मेरे हिसाब से अगर इसको कहा जाए कि अगर कोई केवल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देता है, तो उसका तो शायद ऑब्जेक्टिव भी निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी कैलकुलेटिव आता है। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पेपर कम से कम 4 से 5 बार दिया है एसएससी का पेपर, और 3 से 4 बार क्लियर किया है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव में केवल ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। वहां भी बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो अगला एग्जाम इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव किया है, उसमें तो कैलकुलेटर भी अलाउ है। इसका मतलब वो सीधे मान के चल रहे हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि प्री में तो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है, तब भी वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालते हैं। और जिस एग्जाम में उन्होंने खुद कैलकुलेटर अलाउ किया है, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। उसमें तो मैक्सिमम जो चांसेस है कि न्यूमेरिकल ही होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको पढ़ना तो वही पड़ेगा जो हर बार से पढ़ा जाता था। जितना आप पहली बार पढ़ा जाता था आज भी उतना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो आपको पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। हाँ, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टाइम अलग होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टाइम कम लेना है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कम होते थे, बड़े क्वेश्चन होते थे, तो आप अच्छा टाइम ले सकते थे। अब तो आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है, कैलकुलेटिव भी करना है, तो और भी ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है और सही करनी है। ऑब्जेक्टिव में तो ये भी नहीं कि आप गलत करके आ जाएं तो सही नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें तो और भी ज्यादा कंपटीशन टफ होगा कि आपको कैलकुलेशन भी करनी है, कम टाइम में भी करनी है और सही भी करनी है। ओके नीरज, आपको हम ये बताएं, जब आप स्टार्टिंग किए थे प्रिपरेशन, तो स्टार्टिंग प्रिपरेशन से अभी तक एक होता है जब आप तैयारी पूरा कर चुके होते हैं, तो एक पैटर्न होता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज एस्पिरेंट को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मेरे समझ से जो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं?
सर हाँ सर, लास्ट के टाइम में तो टेस्ट सीरीज ही रोल प्ले करता है, क्योंकि लास्ट का टाइम ऐसा नहीं है कि आप अब कुछ पढ़ने वाले हैं। नया पढ़ के आप केवल अपने ऊपर बोझ ही लगाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि नया उस टाइम समझ में नहीं आता, इतना प्रेशर होता है एग्जाम का कि एग्जाम का टाइम आ गया है, डेट आ गई है, एडमिट कार्ड आ गया, तो उस टाइम नया पढ़ा तो जा नहीं सकता है। केवल आप पुराने को रिवाइज कर सकते हैं। अब रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप हर सब्जेक्ट को उठा के रिवाइज करेंगे, इसलिए बेस्ट मेथड है कि आप टेस्ट सीरीज दें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको दो फायदे होंगे। एक तो कंप्लीट रिवाइज होगा कम टाइम में, और दूसरा ये फायदा होगा कि आप एग्जाम को एग्जाम की तरह देंगे, क्योंकि वहां पे आपको जितना टाइम लगने वाला है, जैसा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जितने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो बिल्कुल सही मिलेगा एक टेस्ट सीरीज लगाने में। तो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज ही सबसे अच्छा तरीका है। आप समझ सकते हैं, जो आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाता है तो प्रिपरेशन होने के बाद आपका रिवीजन एक की पॉइंट निकल के आया। जैसे नीरज ने रिवीजन बताया और टेस्ट सीरीज बताया। रिवीजन और टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास अगर 20,000 क्वेश्चन है, 20,000 क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते हो। रट के कोई एग्ज़ाम दोगे, वहाँ जाके सब जिगजैग हो जाएगा, कहाँ कौन पढ़े थे, किसका ऑप्शन क्या था, ये सब मिक्स हो जाएगा। 20,000 क्वेश्चन को अब रटने बैठोगे तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका नीरज ने बताया, जो आप टेस्ट सीरीज दीजिए और रिवीजन बार बार कीजिए। उस बिहाफ पे आप रिवीजन भी करते रहिएगा। रिवीजन की स्किल है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और आप नीरज के बारे में आपको हम एक चीज़ और बता दें, ये लास्ट ईयर जो है ये लड़का ESC जो होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था, रिटन हुआ था और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में निकला था और इंटरव्यू भी दिया था। कुछ नंबर से 5-7 नंबर से इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और इस समय भी ये मेंस का रिजल्ट अभी आया है और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो नीरज का ESC में सिलेक्शन हो, हमारे टीम की तरफ से सब प्रे करेंगे जो नीरज का सिलेक्शन ESC में हो। ठीक है, ESC तक पहुंच गए, कहीं ना कहीं SSC JEE का तैयारी शुरू किया, वहीं से एक आइडिया मिला जो हम बीटेक कर लेंगे तो उस लेवल तक भी जाएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपकी टीम ने मुझे इसके लिए प्रे किया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। थैंक्स सभी का कि हाँ, चाहता तो हर कोई यही है इसको क्लियर करना। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं हाँ ये इसको कर पाऊँ, तो उसके लिए थैंक्स। और स्ट्रेटजी के लिए अगर हम पढ़ने की बात करें SSC से ESC तक जाने के लिए, तो मैंने कभी कोई एग्ज़ाम जब पढ़ता हूँ, हाँ SSC मेरा पहले टारगेट था, क्योंकि डिप्लोमा मैंने किया था, उसके बाद मैंने बीटेक किया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं टेक्निकल को पढ़ूँ केवल SSC के लिए। अगर मुझे पढ़ना था तो मुझे पूरा टेक्निकल पढ़ना था, एक बार पढ़ना था। ऐसा नहीं कि मैं एक एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, दोबारा दूसरे एग्जाम के लिए फिर पढ़ूंगा। तो मैंने एक बार टेक्निकल पढ़ा तो ठीक से पढ़ा, उसकी हेल्प से मैं, चाहे मैंने SSC का एग्जाम दिया हो, चाहे DDA का एग्जाम दिया हो, चाहे कोई और एग्जाम दिया हो, चाहे ESC ही दिया हो, तो मेरे लिए टेक्निकल हमेशा सेम रहा, कोई भी एग्जाम हो। तो पढ़ना तो एक ही बार पड़ता है टेक्निकल, और जो हल्का फुल्का मैंने पहले ही बताया डिफरेंस होता है 20 से 30% सिलेबस चेंज का, वो उस टाइम एग्जाम के हिसाब से आप पढ़ा जा सकता है, अगर आपका टेक्निकल पे अच्छी कमांड है तो आप भी इसी स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो आप भी हर एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नीरज, आपने बताया था स्टार्टिंग में, आपने यहाँ आया जब 2017 में आपका डिप्लोमा हुआ तो आप हिंदी मीडियम से थे, पूरा आपका फुल्ली बैकग्राउंड हिंदी था, और उस समय आपने सोचा जो कोचिंग करना चाहिए, और आप देहरादून आए, देहरादून में आके कुछ कोचिंग गए भी, और लास्ट में आके ESZA आपने ज्वाइन किया। तो कोचिंग का क्या रोल होता है, वो भी ऑफलाइन कोचिंग का क्या रोल होता है प्रिपरेशन के दौरान, कोचिंग का क्या रोल होता है, और ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन, दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा एस्पिरेंट को समझाइए। सर अगर मैं कहूँ कि कोचिंग का क्या रोल होता है, तो कोचिंग का, जैसे कि मैं शुरुआत में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, या 2017 से मैंने डिप्लोमा के बाद सोचा कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो कोचिंग का रोल ये था सबसे बड़ा कि कोचिंग ने मुझे रास्ता बताया कि किस रास्ते पे चल के मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है आराम से। तो कोचिंग का जो मेन रोल होता है वो कभी भी ये नहीं होता है कि वो आपको सिलेक्शन दे, वो हमेशा ये देंगे कि आपको किस रास्ते पे जाना है। सिलेक्शन तो इंसान खुद लेता है, इसलिए अगर कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग आपको एक पाथ प्रोवाइड कराएगा कि किस पाथ पे जाके आप जल्दी से जल्दी एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कोचिंग का मैं हमेशा से थैंक्सफुल हूँ कि उसने मुझे शुरुआत में आके रास्ता बताया कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या पैटर्न है, और किस हिसाब से मैं पढूं तो मेरा एग्जाम जल्दी क्वालिफाई हो। तो उसके लिए और रही बात ऑनलाइन या ऑफलाइन की, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि कोचिंग का काम है आपको पाथ प्रोवाइड करना,
ऑनलाइन में ये मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी सारी चीजें, इतनी भीड़ है, आपको पता ही नहीं चलेगा किस रास्ते पे जाना है। क्योंकि अगर रास्ता ही पता चल जाता फिर तो कोचिंग का रोल ही कम हो जाता। तो कोचिंग का जो मेन रोल है रास्ता प्रोवाइड करना, वो ऑफलाइन में ही मिल सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में कई लोग आपके रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको पढ़ाएंगे और आपको सही रास्ता बताएंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे। ऑनलाइन में पर कोई आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वो कुछ भी बोलते हैं आप उनकी बातें मानते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुई। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको जीरो से स्ट्रेटजी है, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं है, या आपको कुछ भी आपको नहीं पता है शुरुआत से तैयारी करने के लिए, तो ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है, क्योंकि आपको सही रास्ता बताती है और सही तरीके से आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से ऑनलाइन से। ये बात तो नीरज आपने सही कहा, मैंने भी ऑनलाइन क्लास लिया हूँ। जैसे यूकेपीएससी जेईई का ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस लिया था। मैं बच्चों का रिस्पांस पूछना चाहता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था बच्चा क्या कर रहा है आगे, और मुझे पता ही नहीं चलता, फीडबैक ही नहीं आ पाता था उस तरह का। और ये बात सही। अब एक चीज़ और हो गया है इस दौरान, हर बंदे के पास 15 से 20 हज़ार का एक वो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तो ले लेते हैं, और वो रील्स, एक नया रील्स का एक समय आ गया है। रील देखने में, जब रील देखना शुरू करते हैं ना बच्चे, कब 2 घंटा उनका निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर उनको याद आता है जो मेरा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। इन सब डिस्ट्रक्शन जो आता है बीच में, ऑब्स्टेकल जो आता है, इनसे कैसे बचा जाए? सर जो मैं अपने लिए कहूँ, अब ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो पाएगा, वो कर पाएंगे, इसका मुझे नहीं पता। पर जो मैंने किया था इन सब से बचने के लिए, मैंने तो ये किया था, मैं सुबह अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। जो भी मुझे देखे पढ़ना होता था मैं उसको पढ़ने को मटेरियल को ले आता था, रख लेता था, और सुबह ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था। और सीधे मेरा मोबाइल शाम को 5 बजे खुलता था। जब मैं पढ़ने बैठता था सुबह 9-10 बजे, तो मेरा मोबाइल उस टाइम स्विच ऑफ हो जाता था। जब मैं आज दिन का पूरा जो मेरा टारगेट है उसे कर लेता था, उसके बाद ही शाम को फ़ोन खोलता था। इससे ये हेल्प होती थी कि जिस टाइम मैं पढ़ रहा होता था मैं केवल पढ़ ही रहा होता था, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा होता है। कई लोग पूरे दिन भर बैठे रहते, उन्हें पता ही नहीं होता मैंने कितने घंटे अच्छे से पढ़ा, क्योंकि इफेक्टिव आवर ज़्यादा जरूरी है। किसी से झूठ बोल के प्रिपरेशन थोड़ी करनी है, सिलेक्शन तो अपना ही होना है। तो मैं सुबह इसलिए इफेक्टिव हो सके इसलिए अपना फ़ोन बंद कर देता था, और शाम को आराम से मोबाइल देखो। जब आपने दिन भर पढ़ा होता है, आपको पता है मैंने दिन भर अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया है, तो शाम को मोबाइल चलाने भी मजा आता है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिल्कुल छोड़ देना है, कुछ नहीं देखना है। देखो, बिल्कुल एंटरटेनमेंट भी ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि वो आपका मूड अच्छा रखता है, तो वो भी देखो, पर उनका टाइम फिक्स होना चाहिए कि इसी टाइम पे देखना है। इसलिए जब मैं पढ़ लेता था, उसके बाद मैं शाम के बाद केवल शाम को मैं कम ही पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, जो मेरा दिन का टाइम था उसी में पढ़ता था। तो इसलिए फ़ायदा होता था। मैं उसके बाद मोबाइल ऑन करता था, मुझे जो भी देखना है, मूवी देखनी है, कोई शो देखना है, तो मैं उसको देखता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा जरूरी यह है कि आपको टाइम को फिक्स रखना है और अपने साथ ट्रू रहना है कि क्या मैं किस टाइम पे क्या करूं और वही करूं, उसके अलावा कुछ और ना करूं। ओके नीरज, मैं तो हमेशा से बच्चों को भी बोलता हूँ, जब भी आप क्लास करने आए स्विच ऑफ कर लें मोबाइल, और शाम तक आप जब तक क्लास करते हैं या घर पे स्टडी करते हैं उस समय आप मोबाइल को एकदम स्विच ऑफ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑफलाइन मोड में कोई चीज़ को करते हैं ना तो ज़्यादा बेहतर होता है, और कहीं कहीं वो बेहतर रिजल्ट देता है। तो यही चीज़ नीरज ने भी किया। नीरज भी उस समय 17-18 के बैच में जब कोचिंग करता था, तो उसी समय कोचिंग के दौरान मैं टेस्ट सीरीज लेता था तो मुझे हर बच्चों का आइडिया होता था। तो इनका भी रैंक टॉप 5 में हमेशा टेस्ट में रहता था, 5-6 रैंक लाते रहते थे, तो मुझे एक आइडिया होता था। और ये जब कोचिंग ख़त्म करके घर गए तो फिर इनसे हर एग्ज़ाम के बीच में हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, तो फ़ोन लगता नहीं था। उसका रीज़न आज मुझे पता चला, और आप लोगों के सामने पता चला मुझे क्यों नहीं लगता था। क्योंकि ये स्विच ऑफ करके पढ़ाई करता था। कभी कभी परेशान भी हो जाता था, यार ये लड़का का फ़ोन ही नहीं लगता है, कहाँ गायब हो गया। ये बहुत अच्छा सजेशन दिए हैं नीरज, और आपको फिर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगेन कांग्रेचुलेशन नीरज। और हम लोग चाहते हैं जो आपका ईएससी में सिलेक्शन हो, और हमारे टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और बीच बीच में आप देहरादून आए तो हमारे बच्चों को ईएसजेडए में आके मोटिवेट करते रहें और थोड़ा बताते रहें, और कुछ सब्जेक्ट का क्लास भी कभी कभी टाइम मिले, छुट्टी मिले तो लिया करें। हमारे तरफ से यही एक अपील है आपसे। थैंक्स सर, पहले सबसे फिर अगेन सबका थैंक यू कि वो
चाहते हैं कि मेरा ईएससी में सिलेक्शन हो। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा और जब भी मुझे टाइम मिलता है कि किसी को बताना है कि कैसे पढ़ाई की जाए, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, वो तो मैं हमेशा से करता रहता हूँ। अगर मैं ज्वाइन भी करता हूँ, ज्वाइनिंग के बाद भी अगर कोई पूछेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसकी हेल्प करने को मैं तैयार रहूँगा। और यहाँ आने की जब भी मुझे मौका मिलेगा कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का या फिर कोई बताने का, तो मैं ज़रूर आऊँगा देहरादून, उन्हें अपनी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम को कैसे पढ़ा जाए और क्या स्ट्रेटजी रखा जाए जिससे रिजल्ट अच्छा मिले। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा EAZ अकेडमी। थैंक यू सर। लीजिए सर, जूस पीजिए, ये भी ये Thank you, sir. गर्म हो गया आपका रखा हुआ, ठीक है। थैंक यू सर। आप भी लीजिए चलिए, सर। ठीक।